नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन डीएलएड सेकेंड पेपर के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन का अर्थ और उसके बारे में सारी बातें बताएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और अपने घर बैठे सुरक्षित रहकर तैयारी जारी रखिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। तो शैक्षिक जो प्रशासन है इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और विस्तृत है। सामान्यतः अर्थ में कहा जाता है प्रशासन का मतलब व्यवस्था से करना, और व्यवस्था क्या है कि किसी संगठन या संस्था का संचालन सुचारू रूप से करना। इस प्रकार प्रशासन का संबंध किसी भी संस्था या संगठन के अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले व्यक्तियों तथा उनकी क्रियाओं के समन्वय से होता रहता है। शिक्षा प्रशासन की प्रक्रिया द्वारा कार्यकर्ताओं के प्रयासों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है एवं उपयुक्त सामग्री का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि वह मानवीय गुणों के विकास में सहायक हो सके। तो ये प्रक्रिया केवल बालकों एवं नवयुवकों के विकास से ही संबंधित नहीं, वरन पर्यावरणों एवं समस्त कारकों के विकास में भी सहायक होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये पढ़ने वालों के लिए भी केवल आवश्यक नहीं, ये सारी जगह जो है लागू होता है। शिक्षा संस्थानों के प्रशासन के अंतर्गत समस्त संबंधित व्यक्तियों के कार्यों एवं विचारों में समन्वय स्थापित करते, जिससे विद्यालय निर्धारित उद्देश्यों के अधिकतम पूर्ति करने में सफल हो सके। शिक्षा प्रशासन शिक्षण एवं सीखने के कार्यक्रम के विकास में प्रोत्साहन प्रदान करता है। शिक्षा प्रशासन का संबंध मानवीय तत्वों से नहीं, वरन विद्यालय के भौतिक तत्वों से भी रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य केवल मनुष्य को नहीं देखता, जो जितने भी विद्यालय की भौतिक स्थिति है उसके बारे में भी होता है। उनको पूरे ढंग से संचालित करना, और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका संबंध मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, उसकी योग्यताओं, उसकी प्रतिभाओं, उसकी उपलब्धियों तथा उसके समस्त शैक्षिक समस्याओं आदि से अधिक रहता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें तीन बातें रहती है। पहला, शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण करना, शिक्षा का संचालन करना, उसका प्रसार करना एवं शिक्षा की प्रगति हेतु योजनाएं बनाना। दूसरा, शिक्षा से संबंधित योजनाओं को कुशलता पूर्वक क्रियान्वित करना। तीसरा, क्रियान्वित की गई योजनाओं का उचित मूल्यांकन करना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि डॉक्टर एस एन मुखर्जी ने अपनी पुस्तक सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स प्रिंसिपल एंड फंक्शन इन इंडिया, ये पुस्तक का नाम आप नोट कर लीजिए, में शिक्षा प्रशासन की व्याख्या इस प्रकार की है कि शिक्षा प्रशासन सामग्री के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्थाओं से संबंधित है। अर्थात व्यक्तियों को हिल मिलकर उत्तम रूप से कार्य करने से। यथार्थ में इसका संबंध मानव जात से अधिक अमानवीय वस्तुओं से कम है। बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन की अन्य जो परिभाषाएं हैं। तो शैक्षिक अनुसंधान के अनुसार जो परिभाषा है, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता मात्र विद्यालय ही नहीं अपितु प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इसमें सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों की क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। इसमें उपयोग में आने वाली सामग्रियों को इस प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है जिससे मानवीय गुणों का उचित विकास हो सके। ये परिभाषाएं आप लोग नोट करके लिख ले, क्योंकि परिभाषाएं आपको परीक्षा में लिखनी पड़ेंगी, आएंगी जरूर। दूसरी परिभाषा है एस.पी. सुखिया के अनुसार प्रशासन का अर्थ किसी भी संगठन के अंदर आने वाले व्यक्तियों तथा उससे संबंधित क्रियाओं से, चाहे वह संगठन सामुदायिक, शैक्षणिक या औद्योगिक ही क्यों न हो। इनके कहने का तात्पर्य है कि जो ऐसा संस्था में जितनी सारी क्रियाएं होती हैं, व्यक्तियों से होती हैं, उसको अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाने से है। गुलिक के अनुसार प्रशासन का जो संबंध है कार्यों को संपन्न करने से होता है। इसके साथ ही निर्धारित लक्ष्य भी पूरे किए जाते हैं। वाइट के अनुसार है ना, ये छोटी छोटी परिभाषाएं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खींच कर रख लीजिए, इनको बाद में लिख लेना, क्योंकि ये बहुत ही आपके परीक्षा में आने वाली एक आध परिभाषाएं जरूर आती हैं। अब आता है शैक्षिक प्रशासन के जो उद्देश्य क्या है। उद्देश्यों की अगर बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों की सहायता करना, शिक्षक संबंध में कार्यों को विधिवत संपन्न कराना, समाज के बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक साधन एवं सामग्री उपलब्ध कराना, शिक्षा संबंधी नीति निर्धारित करना,
योजनाएं बनाना, उन्हें क्रियान्वित कराना और प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाना, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, सेवा शर्तों का निर्धारण करना, प्रशिक्षण एवं उन्नति आदि के संबंध में प्रशिक्षण कराना और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को समय समय पर महत्वपूर्ण परामर्श एवं निर्देश देना। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के मध्य एवं शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों में समायोजन स्थापित करना, शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना, शैक्षिक कार्यक्रम के संचालन के लिए आवश्यक धन व्यवस्था करना, शिक्षा संबंधित आय व्यय अभिलेख तैयार कराना, नवीन उद्देश्य मूल्यों और सिद्धांतों का निर्धारण करना, शिक्षा में व्याप्त अपव्यय अवरोधन को प्रत्येक स्तर पर रोकना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रशासन विद्यालय संबंधित जितने भी क्रियाकलाप है उसे बहुत ही अनिवार्य होता है। हर जगह शैक्षिक प्रशासन का उपयोग है। इस प्रकार से ये अन्य सारे शैक्षिक उद्देश्य हैं, स्क्रीनशॉट बनाकर आप खींच लीजिए और बाद में पढ़िए। जिसके पास पुस्तक है उसकी कोई बात नहीं है, जिसके पास पुस्तक नहीं है वो जरूर इनका अवलोकन करता रहे। इस संबंध में जो है ग्रेहम बेलफोर ने शिक्षा प्रशासन के उद्देश्यों के विषय में अपना क्या विचार किया है, सुनिए। शिक्षा प्रशासन का उद्देश्य सही विद्यार्थी को सही प्रकार से शिक्षकों से राज्य के उपलब्ध साधनों के अंदर उसी के व्यय से सही दिशा लेने योग्य बनाना है, जिससे विद्यार्थी अपनी शिक्षा से लाभान्वित हो सकने के योग्य बन पाएगा। तो इस प्रकार से शिक्षा जो है प्रगति में आएगी, शिक्षा जो है कार्य सही ढंग से। अब शैक्षिक प्रशासन के भेद क्या है, तो भेद की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है बाह्य प्रशासन। बाह्य प्रशासन मतलब यह है कि बाहरी जो है जितने सारे क्रियाकलाप शिक्षा संबंधित होते हैं उनको करने से होता है, जैसे नियमों को बनाना, पाठ्य पुस्तक निर्धारित करना, पाठ्यक्रम निर्धारित करना, विद्यालय भवन संबंधित सारी क्रियाएं, खेल मैदान की व्यवस्था करना, वेतन, सेवा दशाएं आदि सब इसमें बाह्य दशाओं में आ जाता है। आंतरिक दशा की बात करते हैं तो आंतरिक दशा में आप जानते हैं कि जो है आंतरिक व्यवस्था से है और शिक्षा कार्यक्रम से है, शिक्षालय से है, तो शैक्षिक विषयों को ठीक से पढ़ाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इनकी जब बात करते हैं तो इसके क्षेत्र में जो है नवीन शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा का स्वरूप तैयार करना और समय समय पर उसका मूल्यांकन करना। अब जानते हैं नई शिक्षा नीति 2020-19 जो 2019 आई है उसको आप लोग एक बार जरूर अवलोकन करें, उससे प्रश्न जरूर आ जाएंगे। शिक्षा संबंधित समस्याओं का अध्ययन करके उसका उचित निराकरण, जो भी शिक्षा संबंधी समस्याएं हैं उनका निराकरण करना, संपूर्ण शिक्षा की प्रक्रिया की सफलता के लिए कार्य करना, उनका मूल्यांकन करना, समस्त विद्यार्थियों के लिए समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत आधार पर शैक्षिक कार्यक्रम की योजनाएं बनाना, क्रियान्वित करना, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, समाज के लिए निर्धारित करना, शिक्षा में कार्यरत कर्मचारियों और उपलब्ध साधनों के बीच संबंध स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना, है ना। तो इस प्रकार से ये सारे शैक्षिक प्रशासन। अब बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन के जो है सिद्धांत कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है सिद्धांतों की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आता है स्वतंत्रता का सिद्धांत। जो भी हो नियंत्रित होने के साथ स्वतंत्र होना चाहिए और कर्मचारियों को कार्य करने की स्वतंत्रता पर्याप्त मात्रा में होनी आवश्यक है। अगर बहुजन हिताय को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। स्वतंत्र होकर कार्य करने में शिक्षा प्रशासन में सुगमता तथा व्यक्तियों में कार्यदक्षता दोनों में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है प्रचलित दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारधारा। जो भी उस समय प्रचलित राजनीतिक और दार्शनिक विचारधाराएं हो उनको जो है लेकर शिक्षा को आगे करना चाहिए। जैसे आप पहले आदर्शवादी में पढ़े, फिर जो भौतिकवादी में पढ़े, प्रकृतिवादी में पढ़े, क्या क्या पढ़े, सब बातों का इसमें जानकारी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है समानता का सिद्धांत। जो चाहे कोई भी संस्था हो, एक व्यक्ति को अथवा किसी वर्ग विशेष में प्रशासनिक दृष्टि से महत्ता प्रदान नहीं करे। उच्च अधिकारियों को अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को हीन न समझकर उन्हें सहयोगी अथवा मित्र समझना चाहिए। अर्थात जो है समानता का अवसर देना चाहिए, किसी को ज्यादा हीन भाव नहीं करना चाहिए। सहयोग का सिद्धांत और प्रशासनिक सफलता तभी होगी जब सभी लोग मिलजुल कर करेंगे। अर्थात चाहे छोटी से छोटी समस्या हो, बड़ी से बड़ी हो, सभी कर्मचारी एक दूसरे का सहयोग करें, तालमेल के साथ कार्य करें तो संस्था ज्यादा उन्नति करती है। तीसरा है, अगला है बालकों का सर्वांगीण विकास सिद्धांत। तो शिक्षा में अगर शिक्षालय की बात करते हैं तो बालकों का जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक आदि सभी जो है सामाजिक सर्वांगीण विकास के लिए सारे के सारे प्रयोग और जितना सारा हो सके करना चाहिए। बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियां, क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों
आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखकर ही शिक्षा की नीतियां, पाठ्यक्रम आदि सब तैयार करना चाहिए। अगला है स्वास्थ्य, योग्यता एवं चरित्र पर आधारित सिद्धांत। जितना हो, बालक हो, शिक्षार्थी हो और कर्मचारी हो, सभी के स्वास्थ्य, योग्यता, चरित्र आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और इस प्रकार से उच्च कोटि के चरित्र वाले प्रशासक ही अच्छी शिक्षा नीति और अच्छे कार्यक्रम को सफल संचालन करते हैं। समाज के विकास करने का सिद्धांत, इसमें आता है कि ऐसी जो है सत्ता कौशलता होनी चाहिए जिससे भावी नागरिकों में सामाजिक कौशलता का विकास हो सके। नेक्स्ट है मूल्यों के सापेक्ष महत्वपूर्ण निर्णय लेने के सिद्धांत। जो भी मूल्य हो, योजनाएं हो, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसमें आपके निर्णय लेने की कुशलता होनी चाहिए और यथाशीघ्र निर्णय लेना चाहिए। अगला है व्यवसायिक प्रगति करने का सिद्धांत। तो कर्मचारियों, शिक्षकों आदि को विभिन्न अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे ही उनकी कार्यदक्षता में वृद्धि होती है। और भौतिक तथ्यों का उचित उपयोग करने का सिद्धांत, इसमें जो भी आपके पास फर्नीचर्स हैं, भवन है, उन्हीं का उसमें दोष नहीं करना चाहिए, ये कमी है, ये कमी है, जो भी है उसी से उचित उपयोग करिए। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया। तो प्रशासन क्या है, एक विशिष्ट कला की आवश्यकता होती है और नियमानुसार निरीक्षण एवं परीक्षण किया जाना चाहिए। इसे विधिवत अध्ययन करके महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत जो है नेतृत्व की आवश्यकता होती है, लोकतंत्री भावना होना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होना चाहिए और इस सारी जब सब प्रशंसाएं होंगी तभी जो है कोई प्रशासन अच्छा चलेगा। तो इसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले है संगठन के लक्ष्यों की व्याख्या करना। दूसरा, नियोजन करना, जितने सारे संगठन के लक्ष्य हैं उनकी पहले तो एक्सप्लेन करिए। दूसरा, प्लानिंग करिए। तीसरा, जितने सारे हैं उनको ऑर्गेनाइज रखिए, संगठन बनाइए। कर्मचारी वर्ग की नियुक्त करना और नैतिक स्तर पर निर्माण करना और संचालन करना, फिर सामंजस्य स्थापित करना। नेक्स्ट है रिपोर्ट बनाना, बजट बनाना, मूल्यांकन करना। तो इतनी सारी जो है 10 पॉइंट हैं। 10 पॉइंटों के अंदर इसके सिद्धांत होते हैं और प्रोसेस होती है। अब जो है शैक्षिक प्रशासन को कौन कौन से प्रभावित करते हैं, तो प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ऐतिहासिक तत्व आ जाता है। जो भी इतिहास में है, हमारे ऐतिहासिक परंपराएं हैं जो अतीत को वर्तमान से जोड़ती हैं, है ना, तो ये सब जो है हमारी जो है शैक्षिक प्रशासन को प्रभावित करती हैं। इसी आधार पर जो है हर कार्यप्रणाली पढ़ती हैं। तो ये आप लोग नोट स्क्रीनशॉट बना लीजिए और इसको बाद में पढ़िएगा। इसके अलावा ये सब बातें हैं, ये सब जो है ऐतिहासिक बातें में आ जाती है। दूसरा आता है आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व भी बहुत जरूरी है। अगर आर्थिक स्थिति जो है नहीं है तो सब कुछ सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो वित्त व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए और कुशल प्रशासन आर्थिक स्रोतों पर निर्भर करता है। तो ये सब बातें आर्थिक व्यवस्था पर हैं। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व भी बहुत जरूरी है। मानव जीवन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ उसमें संस्कार होते हैं और बालक कुछ न कुछ एक पीढ़ी से दूसरी को जो है लेता है और एक पीढ़ी से दूसरी लोग उसे जो संस्कारों का आदान प्रदान होता है। माता भूमि पुत्र अहम प्रतिज्ञा, अर्थात हे भूमि तू मेरी माँ है, हे पृथ्वी मैं तेरा पुत्र हूँ। रामायण में लिखा है जननी जन भूमश्च स्वर्गदापि गरियसी, अर्थात जननी और जन तुल्य जन भूमि स्वर्ग से बढ़कर। इस प्रकार से हमारी बहुत सारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं जो है हमारे प्रशासन को प्रभावित करती हैं। जैसे I.L. कंडल ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा पद्धतियों का संबंध समाज के सांस्कृतिक वातावरण से होता है। बिना इसके ज्ञान प्राप्त किए राष्ट्रीय शिक्षण पद्धतियां तथा उनके अंतर को समझना कठिन है। सामाजिक तत्व, तो समाज में जो भी होता है समाज के बारे को उसमें जानना है और समाज के अनुसार जो है कार्य करना। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति समाज का धर्म। तो धर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, काम मोद के आधार पर ये सब जो है प्रशासन को बनाना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, आप स्क्रीनशॉट नोट लीजिए। अगला आता है राजनीतिक तत्व। राजनीतिक तत्व में जिस देश की जैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी वैसा ही शैक्षिक और दार्शनिक विचारधारा भी बनती रहती है। तो ये सारी जो है उसी प्रकार से प्रभावित होती रहती है। तो राजनीतिक बंधन दबाव में शिक्षा प्रशासन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहता है ना। तो ये सब उद्देश्यों, आदर्शों, मूल्यों, मान्यताओं पर भी इसका छाप पड़ता है। अब बात आती है कि प्रशासन कला है अथवा विज्ञान। तो प्रशासन जो है कला और विज्ञान दोनों है। तो कला के बारे में क्या कहा, कला के बारे में कहा गया प्रसिद्ध शिक्षाविद
आर्डवेटेड ने कहा है कि प्रशासन को एक ललित कला माना जाए। इसकी विचारधारा के अनुसार अन्य कलाओं की तरह प्रशासन भी कला है। प्रत्येक व्यक्ति योग्य प्रशासक नहीं बन सकता। जिस व्यक्ति में कुछ आवश्यक गुण और योग्यताएं होती हैं वही सफल प्रशासक बन सकता है। वैयक्तिक गुणों पर बल देने वाले संप्रदाय को मानना ही है कि अच्छे प्रशासक जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते, परंतु दूसरे लोग इसे पारिस्थितिक जन्म मानते हैं। उनका कहना है परिस्थितियां प्रशासक बना देती हैं। स्टोकगिल के अनुसार कहते हैं कि प्रशासनिक तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रशासक और भी अधिक सफल प्रशासक बन सकते हैं। अब विज्ञान के रूप में बात करते हैं तो कुछ लोग इसको तकनीकी मानते हैं, वो प्रशासन को एक प्रक्रिया मानते हैं। उनका मानना है कि प्रशासनिक अवधारणाएं समस्याओं को सुलझाने में अधिक महत्व सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है और इससे जो है नियमों से ही चलकर किसी भी प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। कार्ल बर्टन ने कहा है कि प्रशासन उन व्यक्तियों अथवा व्यक्ति द्वारा संचालित होता है जिन पर किसी संगठन, कार्यक्रम अथवा उत्सव के अंदर किसी निर्णय ज्ञान हो और उसका उपयोग करने की योग्यता हो, जिनमें इस ज्ञान द्वारा अवगत करने के लिए तत्वों का पता लगाने की योग्यता हो, तो वही अच्छा प्रशासन और अच्छा प्रशासित अधिकारी बन सकता है। अब लास्ट पॉइंट है कि शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता और उसका महत्व क्या है। तो प्रशासन किसी भी संगठन और संस्था को उसके आदर्शों, सफलता, उद्देश्यों तक पहुंचाने में सहायक होता है। उत्तम प्रशासन व्यवस्थित एवं श्रेष्ठ कार्य के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन की सहायता से विभिन्न क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से नियोजित करके किसी विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अतः विद्यालयों के संचालकों को इस महत्व समझना आवश्यक है। विद्यालय के समुचित प्रशासन में भिन्न बातें निहित हैं, जैसे विद्यालय भवन की योजना, शिक्षकों एवं कर्मचारियों का चयन, शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन क्रम निर्धारित करना, शैक्षिक कर्मचारी सामग्री, फर्नीचर आदि की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था करना। तो ये सब बातें जो है छात्रों का मूल्यांकन करना, छात्रों का चारित्रिक निर्माण करना, विद्यालय अभिलेख बनाना, बजट बनाना, ये सब सारे इसकी आवश्यकता में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। अब आपसे शैक्षिक प्रशासन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, इसके आप उत्तर जल्दी इसमें दे दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन का तत्व है स्वतंत्रता, निरंकुशता, बंधुत्व, नियोजन। बताइए जल्दी से क्या इसका उत्तर होगा। 2 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए। इसका उत्तर हम आपको कमेंट्स बॉक्स में देते जाएंगे। दूसरा है, शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है। समानता, स्वतंत्रता, अध्ययन, नियोजन। इसका भी विकल्प आप बताइए जल्दी से, हम आपको कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, प्रशासकीय योग्यता एवं कुशलता को विकसित किया जा सकता है, इसमें कौन सा विकल्प होगा, बताइए जल्दी से। अगला है, विद्यालय के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति की जांच हेतु आवश्यक है। कौन सी जांच आवश्यक है। और विद्यालय संगठन एवं प्रशासन प्रक्रिया का मुख्य तत्व इसमें क्या है, इसका विकल्प बताइए। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रशासन का अंग नहीं है। तो ये इतने सारे प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। आपने वीडियो देखा, सुना, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। नमस्कार।